डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉलोनियलिज्म एंड एम्पीरियलिज्म। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एम्पीरियलिज्म क्या होता है और कॉलोनियलिज्म से क्या मुराद है, और इन दोनों के दरमियान जो है जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, और इसके अलावा जो है जो एम्पीरियलिज्म के मुख्तलिफ जो कासेस हैं या फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बट दे हैव डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस। तो बेसिकली जो है जो कॉलोनियलिज्म है और जो इम्पीरियलिज्म है ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है एक वाज़ेह और नुमायाँ जो है वो फ़र्क भी पाया जाता है। तो आप यूँ समझने के एक जो है उसका तल्लक प्रैक्टिकल पहलू के साथ है और दूसरे का तल्लक जो है वो थ्योरेटिकल से है। आइए आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ वन कंट्री सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग कॉलोनीज इन अदर टेरिटरीज। देखिए जी, जो कॉलोनियलिज्म है वो क्या है। कॉलोनियलिज्म को उर्दू में जो है नौ आबादियाती निज़ाम कहा जाता है, या नौ आबादियात या नौ आबादियाती निज़ाम। तो कॉलोनियलिज्म क्या है, रेफर्स टू ए प्रैक्टिस। तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिस है किस किस्म की, ऑफ वन कंट्री सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग कॉलोनीज इन अदर टेरिटरीज और इन अदर कंट्रीज और इन अदर स्टेट्स। तो कॉलोनियलिज्म जो है एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक ताकतवर रियासत जो है, एक पावरफुल जो स्टेट है, वो दूसरे इलाकों के अंदर निस्बतन जो बैकवर्ड स्टेट्स होती हैं या जो बैकवर्ड इलाके होते हैं वहाँ पे जाकर जो है वो अपनी कॉलोनीज कैम कर लेते हैं। ताकत के ज़ोर पे जो है उन रियासतों के इलाकों के ऊपर वो कब्ज़ा करते हैं और कब्ज़ा करके वहाँ पे अपनी एक कॉलोनी कैम कर लेते हैं। तो किसी ताकतवर रियासत की तरफ से किसी कमज़ोर रियासत के इलाके पर कब्ज़ा करके और वहाँ पे अपनी कॉलोनी कैम करने का नाम जो है वो कॉलोनियलिज्म है। द कॉलोनीज दीज कॉलोनीज आर ऑफन डिस्टेंट एंड जियोग्राफिकली सेपरेट फ्राम द कॉलोनाइजिंग नेशंस। तो क्या होता है कि ये जो कॉलोनियलिज्म होता है जिसके ज़रिए एक ताकतवर रियासत जो है, पावरफुल जो स्टेट है, वो किसी दूसरी रियासत के इलाके पर कब्ज़ा करके वहाँ पे अपनी कॉलोनी कैम्प कर लेती है। तो क्या होता है कि दीज कॉलोनीज जो वो कॉलोनीज कैम्प करती हैं आर ऑफन डिस्टेंट एंड जियोग्राफिकली सेपरेट फ्राम द कॉलोनाइजिंग नेशंस। तो जो रियासतें कॉलोनीज कैम्प करती हैं तो वो रियासतें जोग्राफी तौर पे और फासले के अतबार से उसकी अपनी हदूद से अलग वाक़या होती हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो रियासत ताकतवर रियासत है जो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अपनी कॉलोनीज कैम करती हैं, उस नई कॉलोनी की जो सरहदें होंगी, जो बाउंड्रीज होंगी, उसकी जोग्राफ़ी सरहदों के साथ मिलती होंगी। तो वो अपनी जोग्राफ़ी सरहदों से बाहर निकल के जो है दूर दराज के जो इलाके होंगे, जो बैकवर्ड इलाके हो सकते हैं या कमज़ोर रियासतें हो सकती हैं, तो वहाँ पे जाकर जो है वो अपनी मुख्तलिफ़ कॉलोनीज कैम कर लेती हैं। इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसा माजी के अंदर जो है बरतानिया जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश ने क्या किया कि उसने हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी कैम कर ली, हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया और वहाँ पे अपनी कॉलोनी कैम कर ली। तो हिंदुस्तान जो है वो जोग्राफ़ी तौर पे जो है वो बरतानिया से बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर वाक़या था, लेकिन बरतानिया जो है उसने अपनी जो मिलिट्री पावर थी उस वक़्त की, या उसकी जो इकनॉमिक और जो पॉलिटिकल पावर थी, उसको इस्तेमाल करके उसने हिंदुस्तान के अंदर अपनी बाकायदा तौर पे कॉलोनी कैम कर ली थी। तो ये जो सिस्टम होता है जिसके तहत कोई ताकतवर रियासत किसी कमज़ोर और पसमानदा रियासत के पर कब्ज़ा करके या उसके कुछ इलाके पर कब्ज़ा करके उसको अपनी कॉलोनी बना लेती है और वहाँ पे अपना मुकम्मल कंट्रोल कैम कर लेती है और वहाँ पे वो हुकूमत करना शुरू कर देती है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं, या उसको नौ आबादियाती निज़ाम जो है वो कहा जाता है जी। कॉलोनियलिज्म टिपिकली इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कॉलोनाइज्ड टेरिटरी इंक्लूडिंग इट्स गवर्नमेंट, इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज।
क्या होता है जी, जो कॉलोनियलिज्म है टिपिकली इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कंट्रोल। तो कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि एक ताकतवर जो रियासत होती है वो किसी दूसरी रियासत के इलाके के ऊपर अपना डायरेक्ट कंट्रोल, बरह रास्त कंट्रोल जो है वो कायम कर लेती है ओवर द क्लोनाइज टेरिटरी। यानी क्लोनाइज टेरिटरी से मुराद है जिस इलाके के ऊपर उसने कब्जा किया होता है, तो वहाँ पे उसका बरह रास्त कंट्रोल कायम हो जाता है। उस कंट्रोल की नोयत क्या होगी, वहाँ पे वो अपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट कायम कर लेगी, उसकी इकानमी को कंट्रोल करेगी और उसके जो मुख्तलिफ जो रिसोर्स हैं, जो उसके चाहे उनका तल्लुक एग्रीकल्चर के साथ हो, नेचुरल रिसोर्स के साथ हो या उनकी मैन पावर हो, तो उनके ऊपर बरह रास्त वो कंट्रोल कायम कर लेती है और उसको अपनी ताकत में इजाफे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो इसकी जो मैंने अभी बता रहा था आपको कि जिस तरह बरतानिया जो है उसने माजी के अंदर हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके उसको अपना कानूनी कैम किया और वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट कैम कर ली, यानी जो हिंदुस्तान था वहाँ पे बरतानवी लोग जो थे वो बरह रास्त आके हुकूमत करते रखे हैं और हिंदुस्तान की इकानमी को भी कंट्रोल करते थे और जहाँ के जितने भी नेचुरल सोर्सेज थे, चाहे उनका तल्लुक किसी भी हवाले से हो, तो सब के ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है वो कंट्रोल कायम हो गया था। तो ऐसा जो सिस्टम है उसको कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ कॉलोनियलिज्म इज़ टू एक्सप्लॉइट द colonized land and its people for the benefit of the colonizing nation। बहुत क्लियर होगी बात यहाँ पे कि द प्राइमरी गोल ऑफ द कॉलोनिज्म, जो नौबातियाती निज़ाम है, जो कॉलोनियलिज्म है, उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है या उसका जो प्राइमरी गोल है वो क्या है, वो है जी टू एक्सप्लॉइट द कॉलोनाइज्ड लैंड। यानी जिस रियासत के ऊपर कब्जा किया गया हो या जिस रियासत को अपनी कॉलोनी बनाया गया हो, उसके जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं, उनका तल्लुक ज़िंदगी किसी भी पहलू के साथ हो, तो उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको अपने मुफाद के लिए जो है वो इस्तेमाल करना। एंड इट्स पीपल, ना सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, बल्कि वहाँ की जो मैन पावर है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको भी अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना। तो ये है यानी जो मकबूजा रियासत होगी, जो वहाँ पे कॉलोनी की शक्ल अख्तियार कर लेगी, उसके नेचुरल सोर्सेज को और उसकी मैन पावर को जो ताकतवर रियासत है जिसने कब्जा किया होगा, वो अपने मुफाद के लिए जब इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और उसके ऊपर बरह रास्त अपना पॉलिटिकल कंट्रोल कायम कर लेती है, इकोनॉमिक कंट्रोल कायम कर लेती है और कल्चरल कंट्रोल कायम कर लेती है, उसके तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कंट्रोल कायम कर लेती है और उन तमाम रिसोर्सेज को वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी रियासत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो फिर इस तरह का जो सिस्टम होगा उसको कॉलोनियलिज्म कहा जाता है, यानी नौ आबादियाती निज़ाम। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स इंक्लूड द ब्रिटिश एम्पायर्स कंट्रोल ओवर इंडिया। तो इसमें दो एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली एग्जांपल ये है कि ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया, जैसा हिंदुस्तान के ऊपर जो है 1857 को जो है ब्रिटिश जो थे उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अपना मुकम्मल कंट्रोल कायम कर लिया था और हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी बना लिया था। जब उन्होंने हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी बना लिया तो हिंदुस्तान के ऊपर वो बरह रास्त हुकूमत करने लगे, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी उनके कंट्रोल में चला गया, इकोनॉमिक सिस्टम भी चला गया और तमाम जो रिसोर्सेज थे वो बरतानवी हुकूमत के कब्जे में चले गए और तमाम जो यहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर भी उनका कंट्रोल कायम हो गया था। तो इसलिए जो है ये कहा जाएगा कि हिंदुस्तान जो है वो बरतानिया की एक कॉलोनी बन गया था। और फ्रांसिस कॉलोनाइजेशन ऑफ अल्जीरिया, तो बिल्कुल यही सिस्टम जो है फ्रांस ने अल्जीरिया के ऊपर कायम कर दिया था। अल्जीरिया जो है वो भी फ्रांस की कॉलोनी रहा है, उसको भी फ्रांस बरह रास्त जो है वो कंट्रोल करता रहा है। तीसरा बरतानिया जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर काबूस हो गया था और उसने यहाँ पे बरह रास्त जो है वो कंट्रोल कायम कर लिया था। तो दोनों एग्जांपल जो हैं वो कॉलोनियलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो बेस्ट एग्जांपल जो है वो कंसीडर की जाएंगी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हम जानते हैं कि इंपीरियलिज्म क्या है। अभी हम जान रहे थे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो अब नेक्स्ट है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या है जी? इंपीरियलिज्म is a broader concept that encompasses various forms of extending a nation's power and influence over other regions, which may or may not involve direct colonization। अब जो colonization है
कॉलोनियलिज्म है उसमें क्या होता है कि एक ताकतवर रियासत जो होती है वो किसी रियासत के ऊपर बरह रास्त अपना कंट्रोल कायम कर लेती है और उसको बरह रास्त गवर्न करना शुरू कर देती है, इसके ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर लेती है। लेकिन जो इम्पीरियलिज्म है, जो साम्राज्यियत है, इसका ये उससे मुख्तलिफ एक कंसेप्ट है। अगरचे ये उसका हिस्सा ही है, लेकिन ये ब्रॉडर कंसेप्ट जो है ये क्या है, इट इनकम्पासिस वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सटेंडिंग ए नेशंस पावर। तो इसमें क्या होता है कि कोई रियासत जो है वो अपनी ताकत जो है उसको फैला देती है, उसको वसी कर देती है, उसका दायराकार बाकी रियासतों के ऊपर जो है वो हावी कर देती है। इनकम्पासिस various forms of extending a nation's power and influence over other regions। तो कोई ताकतवर रियासत जो है वो अपनी ताकत को या अपने इन्फ्लुएंस को दूसरी रियासतों तक जो है वो वसी कर लेती है और दूसरी रियासतों को वो कंट्रोल करने की जो है कोशिश करती है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को, उनके इकोनॉमिक सिस्टम को, उनके कल्चरल सिस्टम को या उनकी सिविलाइजेशन को जो है वो अपनी रियासत की हदूद में बैठकर जो है वो दूसरी रियासतों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि एक ताकतवर रियासत किसी कमज़ोर रियासत के ऊपर बरह रास्त कब्ज़ा कर लेती है, बरह रास्त वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर लेती है। इम्पीरियलिज्म बेसिकली ये है कि कोई रियासत अपनी हदूद में रहकर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके वो अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकती है, वो अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकती है, वो अपना इंटेलेक्चुअल जो उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको भी इस्तेमाल कर सकती है, जो अपना जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो इसको इस्तेमाल करके दूसरी रियासतों की जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती है उसको इन्फ्लुएंस करती है और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ढालना शुरू कर देती है। जिस तरह अगर मौजूदा दौर में कोई एग्जाम्पल ली जाए तो अमेरिका जो है वो अपना पॉलिटिकल, अपना इकोनॉमिक और अपना जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल में लाकर वो दूसरी रियासतों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और दूसरी रियासतों की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इवन कि उनकी जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं उसको वो इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो सिस्टम होता है इसको इम्पीरियलिज्म का नाम जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन सिंपल वर्ड्स इम्पीरियलिज्म मीन्स द पॉलिसी ऑफ ए पावरफुल स्टेट टू डोमिनेट और इन्फ्लुएंस द वीकर स्टेट्स एंड कंट्रीज। बहुत ही आसान सा मफहूम हो गया है, अब इसमें सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। क्या कहते हैं वो कि द पॉलिसी ऑफ पावरफुल स्टेट्स, इम्पीरियलिज्म क्या है, ये ताकतवर रियासतों की पॉलिसी होती है टू डोमिनेट एंड इन्फ्लुएंस द वीकर स्टेट्स। तो ताकतवर रियासतों की तरफ से कमज़ोर रियासतों को कंट्रोल करने के लिए, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उनके इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उनके सोशल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो है ताकतवर रियासतें जो पॉलिसीज़ बनाती हैं वो पॉलिसीज़ जो हैं वो उनकी इम्पीरियलिज्म के ऊपर मबनी होती हैं। तो किसी ताकतवर रियासत की तरफ से कमज़ोर रियासतों को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाएंगी वो सिस्टम जो है या वो पॉलिसीज़ हैं उसको इम्पीरियलिज्म का नाम दिया जाएगा। मौजूदा दौर में अमेरिका और पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को और IMF के ज़रिए उसके जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रखा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर, दुनिया के बेशुमार मालिक के ऊपर है अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है ये इसको इम्पीरियलिज्म का नाम दिया जाता है, साम्राज्यी निज़ाम। माजी में ये बरतानिया करता रखा है और आज ये रोल जो है ये अमेरिका जो है वो अदा कर रखा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि द थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ मिलिट्री पावर। तो कोई रियासत जो है कब वो इम्पीरियलिज्म को अडॉप्ट करती है या इम्पीरियलिज्म की तरफ चलती है, उस वक्त चलेगी जब उसको एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर जो है वो हासिल हो जाती है। अमेरिका जो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है और उस वजह से दुनिया के अंदर एक यूनिपोलर सिस्टम कायम हो गया है। माजी के अंदर जो है बरतानिया जो है दुनिया की बहुत बड़ी पावर थी और इसने मिलिट्री पावर के ज़रिए ही हिंदुस्तान को कंट्रोल किया था, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था। तो जब कोई रियासत फ़ौजी एतबार से, मिलिट्री एतबार से बहुत ताकतवर हो जाती है तो वो अपनी मिलिट्री पावर जो उसकी जो मिलिट्री की जो पावर है या उसकी मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल करके दूसरी रियासतों को जो ऊपर असरअंदाज होती है वो अमल जो है उसको इम्पीरियलिज्म का नाम जो है वो दिया जाएगा। जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इम्पीरियलिज्म कैन बी डिफाइंड एज मुख्तलिफ अंदाज से जो है
एम्पीरियलिज्म को बयान किया जा रखा है, तो उसमें नई डेफिनेशन आ गई है। एम्पीरियलिज्म कैन बी डिफाइंड एज ए डॉक्ट्राइन। एम्पीरियलिज्म क्या है? एक डॉक्ट्राइन है। दोबारा मैं आपको बताऊंगा, जो कॉलोनियलिज्म है वो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिकल चीज़ है। जो एम्पीरियलिज्म है वो एक डॉक्ट्राइन है या वो एक थ्योरी है। तो ये एक डॉक्ट्राइन है, ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, एक प्रैक्टिस है, पॉलिटिकल स्टेट पॉलिसी है या एडवोकेसी है, दैट कंसिस्ट इन एक्सटेंडिंग पावर, ताकत को बढ़ाना। यानी एम्पीरियलिज्म जो है एक ऐसा डॉक्ट्राइन है, एक ऐसा नज़रिया है, एक ऐसी सियासी हिकमत अमली है या कोई ऐसी प्रैक्टिस है या कोई ऐसी स्टेट पॉलिसी है जिसके ज़रिए जो है कोई रियासत अपनी रियासती ताकत को एक्सटेंड करती है, बढ़ाती है और दूसरे मालिक के ऊपर जो है वो असरअंदाज होकर उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है फैसले करने के ऊपर मजबूर कर देती है। बाई टेरिटोरियल एक्विजिशन आर एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल आउटवर्ड ओवर अदर एरियाज। दोबारा देखिएगा कि जी, दोबारा इसको देखते हैं कि एम्पीरियलिज्म कैन बी डिफाइंड एज ए डॉक्ट्राइन, ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, practice, state policy, advocacy that consist in extending power by territorial acquisition and extending political and economic control outward over other areas। तो एम्पीरियलिज्म क्या है? एम्पीरियलिज्म एक डॉक्ट्राइन है। एम्पीरियलिज्म एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, एक प्रैक्टिस या पॉलिटिकल स्टेट पॉलिसी हो सकती है, यानी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी हो सकती है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी होगी, कौन सी स्ट्रेटजी होगी या कौन सा ये डॉक्ट्राइन है? ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसी पॉलिसी जिसके ज़रिए कोई ताकतवर रियासत अपनी अपनी फौजी ताकत को इस्तेमाल करके, अपनी पॉलिटिकल पावर को या अपनी इकोनॉमिक पावर को इस्तेमाल करके दूसरी रियासतों की जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनको एक्सप्लॉइट करती है, उनका इस्तेहसाल करती है और उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है कायम रखती है, उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करने के ऊपर मजबूर कर देती है। तो ये जो पॉलिसी है, ये जो स्ट्रेटजी है, डेट इज़ एम्पीरियलिज्म। तो जो भी ताकतवर रियासत जो है ये अमल या ये रवैया अख्तियार करेगी, वो दरअसल उसकी जो पॉलिसी होगी, जो फॉरेन पॉलिसी होगी, वो एम्पीरियलिज्म पर मबनी नज़र आएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड एम्पीरियलिज्म, ये साथ साथ मैं आपको डिस्कस कर रहा था। आपने इसमें पॉइंट भी आ गया है। कॉलोनियलिज्म इज़ ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉलोनी इन फॉरेन लैंड। कॉलोनियलिज्म क्या है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है कॉलोनियलिज्म की। कॉलोनियलिज्म जो है इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉलोनी, यानी किसी ताकतवर रियासत की तरफ से किसी कमज़ोर रियासत के अंदर अपनी कॉलोनी कायम करना इन फॉरेन लैंड, यानी किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो है अपनी कॉलोनी कायम कर लेना, ये क्या है? ये कॉलोनियलिज्म है। और इंपीरियलिज्म क्या है? वाइल इंपीरियलिज्म इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ वन कंट्री टेकिंग ओवर another country or region by force or coercion। तो इंपीरियलिज्म क्या है? कि ताकत के ज़ोर पे या जबर के ज़रिए जो है किसी रियासत का जो है किसी दूसरी रियासत के ऊपर इन्फ्लुएंस करना, अपनी अपनी फ़ौजी ताकत को इस्तेमाल करके, अपने इकोनॉमिक पावर को इस्तेमाल करके या अपनी कल्चरल पावर को इस्तेमाल करके या अपनी जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसको इस्तेमाल करके किसी दूसरी रियासत की पॉलिसियों को इन्फ्लुएंस करना और उनको वो कुछ करने के ऊपर मजबूर करना जो वो नहीं चाहती। तो ऐसा जो रवैया या अमल है वो एम्पीरियलिज्म कहलाएगा। तो कॉलोनियलिज्म क्या है? एक प्रैक्टिकल चीज़ है, यानी प्रैक्टिकली जो है किसी फॉरेन लैंड के ऊपर जो है गैर मुल्की इलाके के ऊपर अपनी कॉलोनी कायम कर लेना या वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर लेना। एम्पीरियलिज्म क्या है? कि इन्फ्लुएंस करना दूसरी रियासतों की फॉरेन पॉलिसीज़ को, दूसरी रियासतों के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करना और उनको इन्फ्लुएंस करके उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लेना, ये जो है वो एम्पीरियलिज्म कहलाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी, कॉलोनियलिज्म एंड एम्पीरियलिज्म, एक और हवाले से डिफरेंस आ गया है। कॉलोनियलिज्म इन वेयर वन कंट्री फिजिकली एक्सर्ट्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री। कॉलोनियलिज्म क्या है? किसी एक ताकतवर रियासत की तरफ से किसी दूसरी रियासत के इलाके के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल कायम कर लेना, ये कॉलोनियलिज्म कहलाता है, नौ आबादियाती निज़ाम कहलाता है। और एम्पीरियलिज्म क्या है जी? एम्पीरियलिज्म इज़ ए फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ वन कंट्री ओवर द अदर कंट्रीज। एक एम्पीरियलिज्म क्या है? कि किसी एक रियासत का फॉर्मली
और इनफॉर्मली उसके पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना या उसके इकोनॉमिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने का नाम जो है वो क्या है, वो इम्पीरियलिज्म कहलाता है। इन ए नटशेल, colonialism can be thought of as a practice of domination। तो जो colonialism है वो किसी जो डोमिनेशन है, जो एक रियासत का दूसरी रियासत के ऊपर जो गलबा होता है उसका प्रैक्टिकल है, उसका प्रैक्टिकल पहलू है। एंड इम्पीरियलिज्म इज़ एन आइडिया बिहाइंड द प्रैक्टिस। और वो जो कॉलोनियलिज्म के पीछे जो सोच और फिक्र काम कर रही होती है, जो थ्योरी काम कर रही होती है, जो आइडिया काम कर रहा होता है, वो इम्पीरियलिज्म है। इम्पीरियलिज्म जो है वो एक थ्योरी का नाम है, एक आइडिया का नाम है, एक डॉक्ट्राइन है। और जब उस डॉक्ट्राइन को प्रैक्टिकल शक्ल दी जाती है और उसके बाद जो है वो कॉलोनियलिज्म में या नौबादियाती निज़ाम में जो है वो चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। Imperialism and colonialism have been used in order to describe one's influence upon a person, a group of people or a nation। ये बात डिटेल से पहले हो चुकी है कि जो colonialism है या imperialism है तो बेसिकली क्या है कि किसी एक फ़र्द का, किसी एक ग्रुप का या एक कौम का दूसरी कौम के ऊपर जो है जो इन्फ्लुएंस है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए जो इन्फ्लुएंस यूज़ किया जाता है उसको जो है इम्पीरियलिज्म कहा जाता है। और जब उसको प्रैक्टिकल शक्ल दे दी जाएगी तो वो कॉलोनियलिज्म के अंदर जो है वो तब्दील हो जाएगा। इम्पीरियलिज्म सेपरेटेड द वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफी और वेस्टर्न कल्चर एंड टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो जब दुनिया के अंदर जो है इम्पीरियलिज्म आया, जो है वो बरतानिया की शक्ल में फ्रांस और हॉलैंड और स्पेन, इन लोगों ने, इन रियासतों ने जो है, जब यूरोपियन जो डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज थी, ताकतवर जो रियासतें थी यूरोप की, जब उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर जो है अपनी कॉलोनीज कैम करने की कोशिश की और अपना इम्पीरियलिज्म करने, गलबा हासिल करने की कोशिश की, तो क्या हुआ था, जो वेस्टर्न फिलासफी थी, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफी जो है और वेस्टर्न जो कल्चर है और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो फैल गई। और पूरी दुनिया जो है उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था, उनका जो कल्चरल सिस्टम है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, उनकी जो सिविलाइजेशन है और जो वेस्ट की जो वैल्यूज़ हैं, वो उसने पूरी दुनिया के पॉलिटिकल कल्चर को, इकोनॉमिक कल्चर को, पूरी दुनिया की वैल्यूज़ को, पूरी दुनिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस किया। और वहाँ पे आज आप देखते हैं कि बरतानिया प्रैक्टिकली तो यहाँ से चला गया है, लेकिन बरतानवी कल्चर, बरतानवी पॉलिटिकल सिस्टम, बरतानवी इकोनॉमिक सिस्टम, उसका एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का हमारा कल्चर जो है आज भी उससे बहुत ज़्यादा मुतासर नज़र आता है। तो जब भी ये इम्पीरियलिज्म जो है वो फैलता है तो वो कमज़ोर रियासतों के कल्चर के ऊपर भी अटैक करता है, कमज़ोर रियासतों के पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो अटैक करता है, उसके इकोनॉमिक सिस्टम को, उसकी सिविलाइजेशन को, उसकी एजुकेशन को, उसके कल्चर को जो है ये इन्फ्लुएंस करता है और उसके कल्चर को इन्फ्लुएंस करके उनको अपने कल्चर के मुताबिक ढालने की जो है कोशिश करता है। तो आज आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि वेस्ट से रिलेटेड हैं। उनका तल्लुक हमारा जो नेटिव कल्चर है, हमारा जो नेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है या हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उससे उसका तल्लुक बहुत कम है। हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है, चाहे वो आर्मी का दायरा है, पुलिस का दायरा है, वो पार्लियामेंट हमारी है, जितने भी हमारा जुडिशल सिस्टम जो है, तो ये सारे का सारा जो है ये ब्रिटिश जो सिस्टम यहाँ पे लेकर आए थे उससे जो है मुतासर नज़र आता है। तो वो अपने असरात जो हैं वो यहाँ पे छोड़कर चले गए। तो अगरचे वो प्रैक्टिकली तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनका दिया हुआ जो कल्चर है, उनकी दी हुई जो सिविलाइजेशन है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनका जो जुडिशियल सिस्टम है, उनका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उनका जो मिलिट्री और पुलिस सिस्टम जहाँ, उसके असरात आज भी हमारे स्टेट सिस्टम के अंदर जो है वो वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नज़र नहीं आते, वो तमाम मालिक जो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो बड़ी ताकतों के ज़ेर साया रखे हैं, ये वो कॉलोनीज़ की शक्ल में रखे हैं। तो वहाँ पे जो है आप देखें, बांग्लादेश का पॉलिटिकल सिस्टम देखें, इंडिया का देखें, तो आपको उसके बहुत सारे असरात जो हैं वो आज भी नज़र आएंगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इट हैज़ मेड द यूरोपियन कंट्रीज़ एंड अमेरिका द मोस्ट प्रॉस्पेरियस स्टेट्स। इसने क्या किया
कि जब हिंदुस्तान कॉलोनी बन गया था तो हिंदुस्तान के जो वसैल थे, जो यहाँ के जो रॉ मटेरियल था और जो नेचुरल सोर्सेज थे, वो यहाँ से बरतानिया शिफ्ट हो जाते थे। तो ज़ाहिर है उससे बरतानिया को बहुत बड़ी ताकत हासिल हुई। और इस तरह जो है तमाम जो जो इम्पीरियलिस्ट स्टेट्स होती हैं या जो कॉलोनियलिस्ट स्टेट्स होती हैं, वो कमज़ोर रियासतों के वसाइल को, नेचुरल सोर्सेज को जो है वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो इससे उनके यहाँ जो है वो खुशहाली आती है, वो ज़्यादा तरक्की करती हैं और ताकत जो है वो हासिल करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। In summary, colonialism is a specific type of imperialism that involves direct control and governance of colonies. मुख्तसर ये बात ये है स्टूडेंट्स के colonialism क्या है, इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ imperialism। तो imperialism की एक शक्ल है, imperialism की एक किस्म है। कौन सी किस्म है? जब imperialism को प्रैक्टिकल शक्ल दी जाती है तो वो colonialism जो है वो कहलाएगा। That involves द डायरेक्ट कंट्रोल। अब कॉलोनिज्म क्या है कि ये किसी रियासत के ऊपर, किसी इलाके के ऊपर जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल कैम कर लेता है, एंड गवर्नेंस ऑफ द कॉलोनीज, और वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट जो है कैम कर लेगा। वेयर एज इम्पीरियलिज्म इज ब्रॉडर कंसेप्ट encompassing various strategies to expand a nation's influence, which may or may not involve colonization। तो जो इम्पीरियलिज्म है वो क्या है कि एक ताकतवर रियासत जो होती है वो अपनी जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं या मुख्तलिफ उसके जो डॉक्ट्राइन्स होते हैं या उसकी जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं, उनको वो दूसरी रियासतों पे ऊपर जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, दूसरी रियासतों तक उनको फैलाने की कोशिश करते हैं, और उसके ज़रिए जो है वो दूसरी रियासतों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो अपनी रियासत में रहकर जो है, जैसे अमेरिका जो है वो अपनी रियासत में रहकर जो है वो दूसरी रियासतों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को या उनके इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? ये इम्पीरियलिज्म है। जब कॉलोनियलिज्म होता है तो वो ताकतवर रियासत बरह रास्त उस रियासत के ऊपर कंट्रोल कायम कर लेती है और अपनी हुकूमत कायम कर लेती है, यानी उसके बंदे अपनी, जैसा हिंदुस्तान के ऊपर बरतानवी लोग जो थे, जैसा मुख्तलिफ वाइसराय यहाँ पे आए और मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, मुख्तलिफ जुडिशल सिस्टम के अंदर जो लोग काम करते रहे, तो वो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश बरह रास्त यहाँ पे आकर हुकूमत करते रहे। तो ये क्या है? ये कॉलोनियलिज्म है, यानी हिंदुस्तान बरतानिया की कॉलोनी बन गया था। जब इम्पीरियलिज्म क्या है कि इम्पीरियलिज्म में ताकतवर रियासतें अपनी हदूद में रहती हैं और वो दूसरी अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए, अपनी स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए और मुख्तलिफ जो इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल करके दूसरी रियासतों को वहाँ से जो है वो कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश करती हैं। जी, फैक्टर्स एंड कॉजेस ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो क्यों इम्पीरियलिज्म जो है उसको प्रमोशन मिलती है और क्या इसके फैक्टर्स हैं? द मिलिट्री डिस्पैरिटी बिटवीन द इम्पीरियलिस्ट नेशंस एंड इन्वेटेड नेशंस। सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो इम्पीरियलिस्ट स्टेट्स होती हैं उनकी जो मिलिट्री पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनको जो है उनके पास एक बड़ी फ़ौज होती है, ताकतवर फ़ौज होती है, और जिस रियासतों के ऊपर कब्ज़ा किया जाता है, जिनको कॉलोनी बनाया जाता है, उनकी जो मिलिट्री पावर होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, ना होने के बराबर होती है, और उनकी इन्हीं कमज़ोरियों को फ़ायदा उठाकर जो है जो ताकतवर रियासत है वो क्या करेगी? वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेती है। जैसा कि हिंदुस्तान के ऊपर जो है हिंदुस्तान की फ़ौजी सिस्टम था, जो मिलिट्री सिस्टम था, उसके वीक जो पॉइंट्स थे उनको फ़ायदा उठाकर बरतानिया ने यहाँ पे जो है वो अपना कब्ज़ा कर लिया था। तो जो क्योंकि बरतानिया जो है वो अपने असले के अंदर भी सुपीरियर था और मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिलिट्री डिसिप्लिन था, उसमें भी जो है बरतानिया के मिलिट्री सिस्टम से वो ज़्यादा बासर था, ज़्यादा ताकतवर था। यही वजह है कि उसने जो है हिंदुस्तान को जो है वो आसानी से फतह कर लिया था। और नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इम्पीरियलिस्ट रियासतों का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है और जो बैकवर्ड स्टेट्स होती हैं उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। तो जो इम्पीरियलिस्ट स्टेट्स होती हैं उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल डिसिप्लिन्ड होता है, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके मुताबिक जो है वो चल रहा होता है। तो इसलिए जो इम्पीरियलिस्ट स्टेट्स होती हैं वो उनको एक ये एज हासिल होता है कि जो नेटिव पीपल होते हैं उनके मुकाबले में वो पॉलिटिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो उनको बड़ी आसानी के साथ जो है कंट्रोल कर लिया जाता है। जिस तरह हिंदुस्तान के ऊपर जब बरतानिया ने हुकूमत की
तो उन्होंने जो है वो यहाँ पे अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि बरतानिया जो है उसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो यहाँ के लोकल पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत बेहतर था, वेल ऑर्गेनाइज था, वेल कंट्रोल था, वेल डिसिप्लिन था। तो उनको कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई, तो यहाँ पे उन्होंने बरह रास्त जो है वो अपना कंट्रोल कायम कर लिया था। तीसरी वजह क्या है जी? डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो इम्पीरियलिज्म है उसकी तीसरी जो फैक्टर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, जो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ होते हैं, और जो बैकवर्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं या जो कॉलोनीज़ होती हैं, उनके दरमियान जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी पाई जाती है। इन मुल्कों के का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो करप्शन का, बदनवानी का जो है शिकार होता है, और जिसकी वजह से जो है वहाँ पे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन जो इम्पीरियलिस्ट स्टेट्स हैं, जिससे आजकल अमेरिका को कह सकते हैं, बरतानिया है, फ्रांस है, ये बड़ी जो रियासतें हैं, तो ये जो है इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो वेल डिसिप्लिन्ड होता है, और वो इस पोजीशन पे होते हैं कि वो ना सिर्फ अपनी इकोनॉमिक जो उनके जो ज़रूरियात होती हैं उनको अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, बल्कि वो दूसरी रियासतों को की फंडिंग भी करते हैं, उनको लोन भी देते हैं, और इससे उन रियासतों को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। तो और दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं उनके ऊपर भी उनका कंट्रोल जो है वो कायम हो जाता है। नेक्स्ट है जी सोशल एंड कल्चरल डिस्पैरिटी। तो इन मुल्कों का जो सोशल और कल्चरल जो सिस्टम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी पाई जाती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, जो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ हैं, उनका जो कल्चरल है उसके अंदर जो है एक यूनिटी आपको नज़र आएगी, डायनामिज्म नज़र आएगा, प्रोग्रेसिव जो है सोसाइटी होती है। और इसके अलावा जो है वो जो लोग हैं वो सोशली जो हैं वो वेल कल्चर्ड होते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं जिनको बड़ी रास्तें कंट्रोल कर रही होती हैं, तो वो उसमें बैकवर्ड होती हैं। उनका जो कल्चरल सिस्टम होता है वो जमूद का शिकार होता है और अनप्रोग्रेसिव होता है। ट्राइबल कल्चर होता है, जो मजहबी रवायात होती हैं या जो ट्रेडिशंस होती हैं, लोग उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से जो है जो ताकतवर रियासतें होती हैं वो बड़ी आसानी के साथ जो है उनके ऊपर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस कायम कर लेती हैं। कास्ट सिस्टम बड़ा इनका होता है, कल्चर आइडियाज़ जो हैं वो, तो इनके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो यही वजह है कि जो ताकतवर रियासतें होती हैं वो अपने कल्चर के ज़रिए जो है इनको डोमिनेट कर लेती हैं। और लास्ट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल डिस्पैरिटी। अब देखें कि वक्त के साथ साथ जो है जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर उसके अंदर आप रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाते और ऐसे लोग पैदा नहीं करते जो जदीद वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हो, आप साइंटिस्ट पैदा नहीं करते, आप जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो आप जो है नई चीज़ों को नहीं पैदा करते, आप आर्ट के अंदर जो है कोई नए लोग इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, जो आपका जो आप फ़िलासफ़ी के अंदर जो है वो लोग पैदा नहीं करते, तो क्या होगा कि जो ताकतवर रियासतें हैं उनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, जो इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, उनका जो प्रोपेगेंडा सिस्टम है, और उनके जो उनकी जो सोच और फ़िक्र है वो क्या हो जाएगी, वो पूरी दुनिया के ऊपर गालिब हो जाती है, और इससे वो पूरी दुनिया की पॉलिसीज़ को जो है वो कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस मुख्तसर सी वीडियो का इख्तिताम होता है। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज़ वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।